संदीप आवाज आ रही है मेरी? हेलो, गुड इवनिंग, एम आई ऑडिएबल टू यू? यस, ओके। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट कहाँ तक किया था? ग्राफ खींचे थे ना, आयतन, एनर्जी के, पृष्ठ ऊर्जा के, सबके ग्राफ आ गए। पृष्ठ ऊर्जा का बढ़ता हुआ, कूलाम एनर्जी का घटता हुआ। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? खींच के देख लिए घर जाके, माइनस प्लस लगा के नीचे से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। सर की न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। नाभिकीय स्थायित्व, ठीक है। नाभिकीय स्थायित्व, नाभिकीय स्थायित्व, इसके लिए कौन सा ग्राफ खींचते हैं? N/Z रेशियो। क्या देखते हैं? N/Z रेशियो ग्राफ खींचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेग्रे चार्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेग्रे चार्ट। सुना है क्या कभी? सुना है? इंग्लिश में कभी लिखा है या हिंदी में ही लिखा था? लिखा है? कुछ लोग उसको लिखते हैं जेग्रे चार्ट, कुछ लिखते हैं सेग्रे चार्ट। कभी यूके वालों के वीडियो वगैरह पढ़ते हैं ना, उस पर लिखा रहता है जिग्रे चार्ट। कुछ लोग बोलते हैं सेग्रे चार्ट, ठीक है। तो कैसा बनाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? न्यूट्रॉन। एक्स एक्सिस पे प्रोटॉन या जेड नंबर। और ये मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन वाली लाइन है, एन इज इक्वल टू जेड वाली, तो 45 पे आएगी एज इट इज। तो यहाँ तक तो हमारा सेम ही चलता है लगभग ऐसे, वो डॉट डॉट से बने रहते हैं, ऐसा 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 ऐसा। फिर ये लाइन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चलती है, थोड़ी सी ऐसे आ जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेग्रे चार्ट। और बुक्स वाले इसको वो ब्लॉक वाले ग्राफ में बनाते हैं, ऐसे ऐसे वाले ग्राफ में। तो एक बार ऐसे ऊपर जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है। क्या बोलते हैं? सेग्रे चार्ट। तो लाइन ऑफ स्टेबिलिटी हम कैसी सोच रहे थे? ऐसी थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकली कैसी आई है? ये है लाइन ऑफ स्टेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ स्टेबिलिटी, स्थायित्व की रेखा। अब स्टेबिलिटी से क्या मतलब है? कोई नाभिक स्थायी है, इसका मतलब उसका वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता है, अपने आप विघटित नहीं होगा, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी शो करने वाले सभी नाभिक कैसे हैं? अनस्टेबल है। और पड़े पड़े अचानक से अपने में से अल्फा, बीटा, गामा या एनर्जी जो भी कुछ निकालना है वो निकालते रहते हैं। ये कैसे है? अनस्टेबल, ठीक है। हमने पहले भी लिखा था नाभिक दो तरीके के होते हैं। नाभिक का कैटेगराइजेशन एक तो हमने किस तरीके से किया था? आइसोटोप्स, आइसोमर्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, और एक ये इस तरीके से। नाभिक दो तरीके के हो सकते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। मिरर न्यूक्लियाई भी वो उन्हीं के साथ आ गया। किन के साथ? आइसोटोप्स, आइसोटोन्स वाले के साथ। मिरर न्यूक्लियाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतीप नाभिक। क्या बोलते हैं? प्रतीप।
रेखा को देखने के बाद लोगों ने जितने भी एलिमेंट है हमारे पास अभी लगभग कितने होंगे, 119 के आसपास कुछ। टेबल, पीरियोडिक टेबल कहाँ तक चल रही है, 116। हाँ, तो जहाँ तक भी चल रही है वो लास्ट वाले काम में ही नहीं आते हैं कभी, अपन जानते भी नहीं है, कम यूज करते। उनमें से 50% से ज़्यादा इवन है, मतलब एन भी इवन है और जेड भी इवन है। 20% ऐसे हैं जिनमें एन ओड है, जेड इवन है, और 20% ऐसे हैं जिनमें जेड ओड है, एन इवन है। और ऐसे नाभिक जिनमें दोनों ओड है वो कितने हैं, सिर्फ 4 ही हैं, सिर्फ 4 ही हैं। तो आगे से हम ये याद रखेंगे ये टेबल कि कैसे कर लिया हमने इस कैटेगराइजेशन, कैसे कर लिया, 4 कैटेगरीज में डाल लिया। पहले इवन का मतलब जेड और एन दोनों इवन, ठीक है। दूसरे ओड इवन, अब ओड इवन में 2 कैटेगरीज आ गई, ए और बी। जेड इवन, एन ओड, और जेड ओड, एन इवन। और लास्ट कैटेगरी डाल ली ओड 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 ओड। तो इनको तो याद नहीं रखना है क्योंकि इसमें तो खूब सारे हैं, अब किस किस को याद रखेंगे। कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हैं हम, इसके लिए कोई एग्जाम्पल बताएं तो इसमें बुक्स में लिखा है कि 162 न्यूक्लियाई 162, और परसेंटेज में लिखें तो कितना बता रहे हैं, 59% एलिमेंट्स। कितने, 59% एलिमेंट्स, लगभग अप्रोक्सीमेट डेटा है ये, एग्जैक्ट ना ले। इसमें जेड इवन और एग्जाम्पल बता दो इसका कोई, 2He4 काफ़ी है, कोई भी लिख दो, 6 कार्बन 12 कोई भी लिख लो, खूब सारे, 20 कैल्शियम 40, 8 ऑक्सीजन 16, खूब सारे लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा है ओड इवन, ओड इवन में जेड इवन होना चाहिए और एन ओड होना चाहिए। जेड इवन एन ओड, कोई एग्जांपल बताओ। हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5, बेरिलियम का 4 और 9, तो 4 बेरिलियम 9, और भी खूब सारे लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। 8 ऑक्सीजन 17 भी लिख सकते हो, 8 ऑक्सीजन 16 तो ऊपर वाले में आ गए, 8 ऑक्सीजन 17 भी तो है, वो इसमें आ जाए, ठीक है ना। और 20 कैल्शियम 40 लिखा है, 20 कैल्शियम 41 भी होता है, और 20 कैल्शियम 39 भी होता है। हाँ, 6 कार्बन 13 भी होता है, 6 कार्बन 14 तो फिर वो इवन में आ जाएगा वापस। तो इसमें कितने हैं, लगभग 55 एलिमेंट्स हैं, लगभग 20%, ठीक है। इसमें कितने हैं, इसमें है नंबर है 53, और इसमें भी लगभग 20%, अप्रोक्सीमेटली 20%। एग्जाम्पल बताओ, जेड होना चाहिए ओड एंड इवन, हाँ, लिथियम कोई भी लिख दो। सोडियम का कितना होता है, 23, कोई भी लिख दो जो भी तुम्हारी याद है। 53 है, 53 में से जो तुम्हारा मन करे। अब इसको याद रखना है आपको, ओड ओड को, कितने हैं, 4 ही हैं। ये 4 कौन से है ये बताओ। ये 4 ही है, इसलिए ये स्पेशल है, ठीक है ना। इनमें तो कोई स्पेशल नहीं है, खूब सारे हैं, कोई भी तुम भी आइडिया से वहां भी कर लोगे। ये 4 ही है, तो चारों को याद रखना है। ओड ओड न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं, दिमाग लगाओ, छोटे ही हैं ये, हायर पे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे ही हैं। जो 7 नाइट्रोजन 14, एक तो यही हो गया, अनु को याद आ गया, 7 नाइट्रोजन 14, और काउंट कर लिया करो ना मेरी तरह, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, फ्लोरीन का 9,
वो नेचर में पाया जाता है क्या, ये देखना है हमें, नेचर में पाए जाने वाले और नहीं पाए जाने वाले। मैं लिखा देती हूँ 1H2, सिंपल से आओ ना, हाइड्रोजन का ही पाया जाता है ना 1H2। मैंने कहा भी तुम लोगों को, हिंट भी दिया, मैंने कहा छोटे छोटे सोचो, बड़े बड़े मत सोचो। 1H2। ड्यूट्रॉन पाया जाता है, बाइंडिंग एनर्जी भी होती है कुछ बहुत थोड़ी सी। 1 के बाद 3 पे जाओ, 3 पे क्या है, 3 लिथियम 6। देखो बहुत आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, डटे रहो, दौड़ो मत। 3 लिथियम 6, 3 के बाद 5 पे क्या है, 5 बोरॉन 10 और 7 नाइट्रोजन 14। 4 ही है, ठीक है, जो स्टेबल है। अब याद रहेंगे, ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है ना, छोटे वाले हैं जो तो अपने को वैसे ही याद रहते हैं। ये 4 हैं जिनमें दोनों ओड हैं और फिर भी प्रकृति में पाए जाते हैं। जबकि दोनों ओड होते हैं तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटीज है बहुत डिक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि ऑड नंबर है जो स्टेबिलिटीज को क्या करता है, डिक्रीज करता है। सेल मॉडल भी बताता है बाद में, जो अनपेड न्यूक्लियन है लास्ट वाला। क्या अब कोई ऐसे नाभिक बताओ जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा हो, नहीं सॉरी, प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से ज्यादा हो, न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा। तो ये देखो इनमें सब में ही है, ये ग्राफ ऊपर जाके न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ जहाँ इक्वल वाला था वो सारा इधर टेंड कर गया। इसका मतलब सभी में लगभग होता ही है। किसके लिए, कूलाम रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए। भारी नाभिकों में प्रोटॉन का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कूलाम रिपल्सन बहुत हैवी हो जाता है, उसको ओवरकम करने के लिए ये किधर जाना पसंद करते हैं, थोड़ी न्यूट्रॉन ज़्यादा रखना पसंद करते हैं, तो उससे इनकी स्टेबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। ऐसे कोई न्यूक्लियाई बताओ जिनमें प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा है और न्यूट्रॉन का नंबर कम है। हाइड्रोजन। दिमाग गया इस बार, घोड़ों की तरह दौड़ते एकदम, खा पी के आई है, बादाम खा रही है आज को। है 1H1 में है तो हाँ। और कोई बता दो, और कोई बताओ। 1H1 को ऐसे छोड़ सकते हैं हम, जो इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो कोई दूसरा बता दो आजू बाजू का। देखो यहाँ ही डिस्कस कर रहे हो, 5-5 जने बैठे हो तो भी मतलब निकाल नहीं पा रहे हो। एग्जाम में चीटिंग करने का भी कोई फायदा नहीं है। छूट दे दी जाएगी, चलो आपस में बात करके लगा दो, तब भी नहीं लगा पाओगे। और इस बार आज आरबीएससी कॉलेज लेक्चर में तो भले ही कोई छूट भी दे देते ना तो भी कुछ नहीं होता कि भैया तुम बात कर लो और फिर कर लो। है ऑक्सीजन 15 है? 8 ऑक्सीजन 15 कौन सा गिनवाओगे? 8 ऑक्सीजन के 3 होते हैं आइसोटोप्स। 8 ऑक्सीजन 15, 8 ऑक्सीजन 16 और 8 ऑक्सीजन 17। तो 17 वाले में क्या है, उसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है। 8 ऑक्सीजन 15 वाले में क्या है, प्रोटॉन ज्यादा है। 8 ऑक्सीजन 15। अब बताओ चैन सिंह, तुम बताओ। 7 नाइट्रोजन 13, बिल्कुल 7 नाइट्रोजन 13 पाया जाता है नेचर में। 7 नाइट्रोजन 12 भी पाया जाता है नेचर में, ठीक है। 7 नाइट्रोजन 12 भी पाया जाता है। और भी कोई याद कर लो, छोटे छोटे याद करने, ज्यादा बड़े तो याद ही नहीं करने। C10 तो पाया जाता है भाई, C10 भी है। C10 6 कार्बन 10। हीलियम का ही देख लो ना, 2He3 तो पाया ही जाता है, हम रोज ही लिखते हैं 2He3। ऐसे भागो मत, एक से गिनना शुरू किया करो। एक वाला नहीं पाया जाता, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, ऐसे कंटिन्यूअस चलोगे तो 4 वाले में 4 बेरिलियम 7 रोज लिखते हैं ना, लिखते हैं ना 4 बेरिलियम 7। तो हो गए काफ़ी सारे, 4-5 एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। 6 कार्बन 11 12 13 ये तो हम लिखते हैं, तो 10 भी पाया जाता है, तो ये एक एक्स्ट्रा हो गया। फ्लोरीन 9 फ्लोरीन 17, 9 फ्लोरीन 17
और 10 नियोन 18, 10 नियोन 19, 10 नियोन 18, 10 नियोन 19 और सोडियम का एक। सोडियम कितना है? 11 है ना, सॉरी मैग्नीशियम, सोडियम 11 है, मैग्नीशियम कितना है? 12। कितना कितना होता है 12 मैग्नीशियम? ऊपर कितना लिखते हैं? 24 लिखते हैं, ये 23 वाला, ठीक है, ये दे रखे। तो ये सारे नहीं याद हो तो एक दो ऐसा दिमाग में होना चाहिए कि ऑप्शंस कि हाँ ऐसे भी पाए जाते हैं। पता चला वहाँ जाके सोच रहे हैं कि प्रोटॉन्स का नंबर न्यूट्रॉन से ज़्यादा हो सकता है क्या? हो सकता है, देखो इतने सारे न्यूक्लियस है। ऑक्सीजन के भी 2 पाए जाते हैं, एक ही लिखा क्या? हाँ 8 ऑक्सीजन 14 भी पाया जाता है, ठीक है ना। ये पाया जाने से मतलब है कि अपनी मर्जी से नहीं लिख देने, मैं अब 8 ऑक्सीजन 13 नहीं लिख दूंगी, वो तो नेचर में है ही नहीं। आर्टिफिशियली जनरेट करने में, नेचर में पाए जाने में मतलब पाया जाता है, स्टेबल है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये है, हमें याद रखना है डेटा मोटा मोटा सा कि कौन कौन से विषम है, कौन कौन से सम है, कौन कौन से इवन है, ओड ओड है। ओड ओड का ध्यान रखना, बस एक ही आपको याद रखना है, बाकी तो आपको मोटा मोटा डेटा याद हो ही गया कि ये 50% से ज़्यादा है, 20% वो पाए जाते हैं और 4-5 ये पाए जाते हैं। अब देखते हैं स्टेबिलिटी की कंडीशंस फॉर स्टेबिलिटी। स्थायित्व के प्रतिबंध, नाभिक स्थायी होगा या नहीं होगा, उसका क्या प्रतिबंध? स्थायित्व के प्रतिबंध। क्या लिखा था कल एक्चुअल मास का फॉर्मूला सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला से? बाय द सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, मास ऑफ ए न्यूक्लियस इज कितना था? किससे लिखा था? कैपिटल M जेड ए कितना था? हमने हाइड्रोजन की टर्म्स में लिख लिया था, कैसे भी लिख लो। कितना था? जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन, और आगे वाला फॉर्मूला बताओ अब आगे, माइनस ए वी, ये एक टर्म माइनस में था, बाकी सारे पॉजिटिव में थे, प्लस ए टू द पावर 2/3 माइनस प्लस, हाँ सॉरी ए एस प्लस ए की पावर 1/3 राइट, प्लस गुलाम के बाद एसिमेट्री ए और राइट, सही है सही है। ए की पावर -3/4 नीचे था ना, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है तुम लोगों को हर टाइम। एक क्वेश्चन कल देखा था ना हमने, आया हुआ ऐसा ही कि कुलाम एनर्जी ए पे कैसे डिपेंड करती है, सिमेट्री एनर्जी कैसे डिपेंड करती है, 3-4 स्टेटमेंट दिए थे, सही चूज करना है। तो सब याद होंगे तभी तो सही चूज करेंगे, एक भी इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, हर टाइम आपको याद होना चाहिए, लिख लिख के प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए अब हम मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस, जैसे ए फिक्स कर लेते हैं, एटॉमिक वेट फिक्स कर लेते हैं। एटॉमिक वेट फिक्स कर लिया, सपोज करिए ऑक्सीजन का कितना है, ये 16 कर लिया, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 वेट फिक्स कर लिया। अब इसके कितने आइसोटॉप्स हो सकते हैं? जेड अलग अलग हो सकता है ना। अब 16 एटॉमिक वेट है तो जेड नंबर 8 सही रहेगा या 9 सही रहेगा या 7 सही रहेगा? भाई 7 वाला भी 16 ले सकता है, 8 वाला भी 16 ले सकता है, 9 वाला भी 16 ले सकता है। तो फिक्स एटॉमिक नंबर के लिए, फिक्स एटॉमिक इस वेट के लिए जेड कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये निकालना हमारा यहाँ पे पर्पज है। उसके लिए क्या करेंगे, ए अगर फिक्स कर दिया तो दो ही तो चीजों पे ये डिपेंडेंट है, किस पे? ए पे और जेड पे। ए हमने फिक्स कर लिया तो सिर्फ जेड का फंक्शन रह गया। और जब भी हम देखते हैं कि किसी चीज का फंक्शन है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए तो हम क्या करते हैं, del m/del z = 0। मैथ्स का सिंपल सा नियम है, करो
डेल एम अपॉन डेल, स्थायित्व के लिए क्या करना है, इसको इससे उससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ताकि क्या है कि ये खिचड़ी ऐसे नहीं रहेगी। कैसे लिखना है, ऐसे करो, इसको तो अलग ही रहने दो, इसको लास्ट में ही रखना है, इसको छेड़ना ही नहीं है, किसी के साथ शामिल नहीं करना है। जिसमें जिन जिन टर्म्स में जेड नहीं है, नहीं तो जेड है नहीं जेड स्क्वायर है, उनको सबको एक साथ कर लो। यहाँ वो टर्म्स कर लो सारे जिनमें ना तो जेड है ना जेड स्क्वायर है। फिर यहाँ वो सारे टर्म्स कर लो जिनमें जेड है, जेड के साथ है, उनको यहाँ लिख लो। फिर यहाँ उनको कर लो जिनमें जेड स्क्वायर है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हमने जेड के साथ करना है, तो जिनमें जेड नहीं है उनको तो जीरो कर देंगे। इस वाले को, यहाँ वाले कोफिशिएंट को एज इट इज रख लेंगे और इसका 2z कर देंगे, साथ में ये रहेगा। और एपी वाले को आप एज इट इज लास्ट में छोड़ दो, इसको लोग बाग साथ नहीं करते। करो, क्या आएगा, एक बार अपने हाथ से कर लोगे तो फिर हमेशा याद रहेगा कि इसमें क्या है। मैं लिख रही हूँ क्या आ रहा है, आप लोग अपने फॉर्मूले से चेक कर लेना, ठीक है। mn माइनस ए वी प्लस ए ए, यहाँ आ रहा है mn माइनस ए वी प्लस ए ए, और एक टर्म और आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस ए एस ए टू दी पावर माइनस 1/3। मेरा भी चेक कर देना सही आ रहा है क्या। जिनके साथ कोई जेड नहीं है वो ये 4 है। फिर जिनके साथ जेड है उनमें आ रहा है एम एच माइनस एम एन, एम एच माइनस एम एन माइनस ए सी ए टू दी पावर माइनस 1/3 माइनस क्या आ रहा है लास्ट 4AA, यही आ रहा है, ठीक है। और लास्ट वाला क्या आ रहा है, AC ए की पावर माइनस 1/3, क्या आ रहा है, AC ए की पावर माइनस 1/3 प्लस 4A ए की पावर माइनस 1, 4AA ए की पावर माइनस 1, ये आ रहा है, सभी का आ रहा है क्या। इस फॉर्मूले से नेट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पिछले साल ही आया था, हर बार आता है नेट में, बस वहां जाके कैलकुलेशन नहीं होती या कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो होता नहीं है। अभी भी नहीं हुआ, मैच हो गया, किसी को कोई आपत्ति दर्ज करा दो कोई है तो। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको ताकि आगे याद रहेगा। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम इनको बार बार में लिखने की बजाय इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले को हमने लिख लिया अल्फा, इसको लिख लेंगे बीटा और इसको गामा, तो ऐसे लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा जेड प्लस गामा जेड स्क्वायर प्लस AP ए टू दी पावर माइनस 3/4, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे लिया, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। पता चल गया जहां अल्फा क्या है नीचे लिख लो, अल्फा ये है, बीटा क्या है, बीटा ये है जेड की गुणा में जो है, और गामा क्या है, ये जेड स्क्वायर की गुणा में जो है वो गामा है। ये काम आएगा हमारे। और ये कैसी समीकरण है, ये कैसी समीकरण है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसमें, जेड में, जेड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमें सोल्व करना भी आता है, हम सोल्व भी कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टेबल के लिए लिखते हैं इक्वेशन 2 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जेड। जेड में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला फॉर फिक्स्ड ए। क्या सही है कथन, ए अगर फिक्स कर दिया जाए तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पैराबोला को। क्या चेंज
कुछ खाने पीने का सामान है तो हमें बता दे, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी ऐसी कोई खास बातों से हमें कोई खास लेना देना नहीं है। बाकी सर को तो दूसरी बातों से भी लेना देना है। सर पूछेंगे चैन सिंह साइड में आ, थोड़ा बाहर चल के आते हैं। चलो ठीक है, तो फिक्स्ड ए फिक्स कर दिया जाए तो ये इक्वेशन कैसी है, पैराबोला की इक्वेशन है और किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो लिखो इन बाय मैथमेटिकली, या मैथमेटिकली कैसे भी लिख सकते हो। मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली फॉर फिक्स्ड ए द मैक्सिमम स्टेबल न्यूक्लियस, क्या करेंगे, डेल एम अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0 कर दिया। ये लिखा हुआ एम जेड ए, इसका जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर लो। ये टर्म तो वैसे ही चला गया, अल्फा वाला पूरा गायब, एपी वाला गायब, 2 ही बचे। इसमें से जेड चला गया तो सिर्फ बीटा बचा, बीटा प्लस 2 गामा जेड। और जेड को जेड नोट लिख लेते हैं क्योंकि वो मैक्सिमम स्टेबल है, तो अलग एक सिंबल ले लेंगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगी अपने को। तो इसके यहाँ पे फिक्स्ड ए लिखा है ना, तो यहाँ पे ए लिख ही लेना चाहिए हमेशा। अगर थ्योरी में आप कहीं लिख रहे हो तो ये लिखने से अच्छा लगता है टीचर को कि हाँ इसको पता है कि फिक्स्ड ए के लिए है ये। अब देखो यहाँ तक तो ठीक है, अब हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। यहाँ पे आके ये एपी है ना, विषम विषम नाभिकों के लिए कैसा होता है, जिसके लिए ए विषम होता है उनके लिए, ए जिनके लिए ऑड होता है उनके लिए एपी क्या हो जाता है, 0। तो ए जो ऑड है उनके लिए हम एक बार सॉल्यूशन करते हैं और ए जो इवन है उनके लिए दूसरी बार। तो पहला केस यहाँ पे ले लेते हैं, क्या केस फर्स्ट, फॉर ऑड ए न्यूक्लियाई। ठीक है, ऑड ए न्यूक्लियाई के लिए। अब हम आगे से जो भी काम करेंगे वो ऑड ए न्यूक्लियाई के लिए है। फिर हम इवन के लिए वापस ऑड ए न्यूक्लियाई है, करो डिफरेंशिएशन। कितना आ रहा था, डेल एम अपॉन डेल जेड ए इज इक्वल टू बीटा प्लस 2 गामा जेड नॉट इज इक्वल टू 0। सही है, और यहाँ से जेड नॉट निकाल लो। जेड नॉट कितना आएगा, जेड नॉट इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन 2 गामा। ये जेड नॉट है। मैक्सिमम स्टेबल न्यूक्लियस ये है। वापस लाओ, बीटा और गामा की वैल्यूज पीछे से उठा के वापस लाओ और यहाँ रखो। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है वहाँ पे एग्जाम में। मान लो दे दिया कि ए 127 के लिए कौन सा नाभिक सबसे स्टेबल होगा, तो या तो फिर शुरुआत से शुरू हो जाओ, ए 127। एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है ना, ए 127 के लिए बताओ कि कौन सा नाभिक, कौन से जेड नंबर का नाभिक सबसे स्टेबल होगा। तो या तो फिर वहीं से शुरू हो जाओ डेरिवेशन से कि कुलाम टर्म लिखो और ये लिखो और वो लिखो। इतना करेंगे तो आगे वाले 10 क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाएंगे। तो ये जो फाइनल फॉर्मूला अब आया है माइनस बीटा के बाद जो आएगा उसको याद रखना है। तो बीटा की वैल्यू बताओ कितनी थी, MH माइनस MN, MH माइनस MN, आगे क्या था, माइनस AC a टू द पावर माइनस 1/3, AC a टू द पावर माइनस 1/4a। ठीक है, राइट। और नीचे गामा कितना था, हाँ ये। इसको बाइजर अलग तरीके से सॉल्व कर लेती है इसी फॉर्मूले को। तो बाइजर का फॉर्मूला अलग दिखता है, एमएससी वाली बुक्स का फॉर्मूला अलग दिखता है और सीबीएच का फॉर्मूला अलग दिखता है। अंतर कुछ भी नहीं है, इसको व्यवस्थित करने की बात है। तुम कैसे व्यवस्थित करना चाहते हो, तो बीएससी वाली बुक ने इसको कैसे व्यवस्थित किया है। अब तुम इसमें सब वैल्यूज रख दो। हाइड्रोजन का मास तुम्हें पता है, न्यूट्रॉन का मास पता है, एसी पता है, 4 पता है, ए पता है, एसी पता है, 4 पता है,
AC पता है, सब वैल्यूज रख दो तो CBH ने सॉल्व कर लिया इसको। ये सब मान रखने के बाद आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, और जो फॉर्मूला दे रखा है वो कैसा है, और मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला याद रखोगे तो बहुत जल्दी से तुम्हारा जो A 127 देगा या 125 देगा, A 133 देगा, 99 देगा, कुछ भी देगा तो आप जल्दी से निकाल लोगे। कितना दे रखा है, Z0 इज इक्वल टू A प्लस 0.008 A टू द पावर 2/3 1.98 प्लस 1.98 प्लस 0.016 A टू द पावर 2/3, ये फॉर्मूला है। सब कुछ सेटल करने के बाद पिछली बार एक बच्चे ने मेरी पूरी एक्सरसाइज करवा दी कि मैडम ये नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, किसी BH में मिस प्रिंट है। मैंने कहा अच्छा हो सकता है, मानना पड़ता है ना, एक बार कोई कहे तो हो सकता है, कैलकुलेशन करके देखेंगे। अब ये नहीं आएगा तो हो सकता है भाई कांस्टेंट की वैल्यूज रखने के बाद नहीं आए, हो सकता है मिस प्रिंट। कैसे पता चला तेरे को मिस प्रिंट है, अपना तो यही क्वेश्चन होता है। ऑर्थर में अलग दे रखा है, अच्छा फिर ऑर्थर में अलग कितना कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। दोनों को मैच किया, दोनों सेम रिजल्ट है नहीं, नहीं मैच करके तो नहीं देखा, लेकिन ये सही नहीं है, मैच कर ले। मैंने कहा बेटा वो दोनों सही है। फिर कैलकुलेशन करके मैंने उसको निकाल के दिखाया, इस फॉर्मूले से उस पर पहुंच सकते हो और उससे इस पे पहुंच सकते हो। मैनेज करने की बात है, तुम ऐसे लिख लो। अब तुम पूरे में A का भाग दे दो तो यहाँ A रहेगा ही नहीं, यहाँ क्या रहेगा A टू द पावर -1/3, यहाँ क्या रहेगा नीचे से A की पावर -1/3, यहाँ A टू द पावर माइनस। तो कैसे लिखना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी है ना, तुम कैसे भी लिख लो इसको, लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है। बुक्स वाले सब अपने अपने हिसाब से लिखते हैं, तो उसने तो फॉर्मूला यही है। अब तुम्हें A कुछ भी दे तो टाइम इस फॉर्मूले से मिनिमम टाइम खराब होगा, इससे ज़्यादा मिनिमम टाइम बचाने का और कोई तरीका नहीं है। इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा अब याद करने के लिए। वो मेरी स्कूटी का नंबर 6416 था, तो ONGC में मेरा एक लड़का था, साथ में नौकरी करता था, सादिक खान। तो मेरे को एक दिन आके बोला कि मैडम आपकी स्कूटी का नंबर जो है वो याद बहुत इजी हो सकता है। मैंने कहा कैसे हो सकता है, देखो 4 को 16 से गुणा करो 64, फिर 64 में वापस 4 का भाग दो इतना, फिर ऐसा करके इतना, देखो कितना इजी याद है। मैंने कहा मैं ऐसे ही याद कर लूँगी 64 से। तो हाँ, तो तुम भी अब इसको या तो मेरे तरीके से खान मोहम्मद खान सादिक के तरीके से याद कर लो, या इसको तुम्हारे तरीके से याद कर लो। अब याद कर लो इसको, ऊपर 0.08 है, नीचे 1.98, ये लगभग 2 है। 1.98 याद भी नहीं रहे तो कितना है, लगभग 2 हो ही गया। अब 2 होने में क्या बच गया, वो 0.016, ठीक है ना। तो अब इसको याद कर लेना है, और ऐसा क्वेश्चन पक्का आता है। और टाइम बचाने के लिए ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, नहीं याद होगा तो फिर तो नहीं होगा वहाँ पे। ये रामायण तो निपटनी नहीं है इतनी देर में, किसी भी तरीके से नहीं होगा, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे थे, ओड ए न्यूक्लियाई की, ओड ए आइसोबार्स की। ओड ए न्यूक्लियाई जिनके ए फिक्स है और ए जिनके फिक्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। आइसोबार्स ही बोलते हैं ना, भार सेम है, आइसोबार्स ही बोलते हैं। तो ओड ए आइसोबार्स की बात कर रहे थे। एक ओड ए आइसोबार का पैराबोला बना के दिखाती हूँ मैं यहाँ पे। इधर तो ये एक्चुअल मास जो वे मशीन से जो मास आता है ना वो प्लॉट कर रहा है, ठीक है। और इधर क्या प्लॉट कर रहा है, जेड एटॉमिक नंबर। और एक ओड ए एक फिक्स कर लिया इसने, कितना 91 के लिए प्लॉट कर रहा है। तो 91 के लिए ऐसा पैराबोला आता है जिसका अगर ए आपको 91 दिया रखा है तो 91 के करेस्पॉन्डिंग सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई जर्कोनियम होता है, Zr। क्या होता है, Zr। इसका वेट कितना है 91। अब इस पैराबोला में जितने भी ये न्यूक्लियाई घूमेंगे वो सब क्या है, आपस में आइसोबार्स है। भाई इस पैराबोला में खूब सारे अलग अलग जेड सेम ए के ये न्यूक्लियाई घूम रहे हैं, जिनमें से हमें क्या चूज करना है कि सबसे स्टेबल कौन है। तो इस सीरीज का सबसे स्टेबल कौन आता है, जर्कोनियम। अब मैं यहाँ पे ये वैल्यूज लिखती हूँ बची हुई, ठीक है। अब बाकी दूसरे नाम किसके लिए बनाया हमने ये आइसोबार वाला, A = 91 के लिए।
ठीक है, a इज इक्वल टू 91 के लिए कहाँ से शुरू होता है? अब ये थोड़ा सा आपको याद रखने वाली बात है, नहीं भी याद हो तो भी चलेगा। अब इनके नाम हैं ये अलग अलग इस सेम ए के, तो ऊपर ही ऊपर है क्रिप्टॉन, क्या है? ये है क्रिप्टॉन 91, ये नहीं भी याद हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर है रूबीडियम, रूबीडियम 91, फिर है स्ट्रॉन्सियम और इट्रियम, स्ट्रॉन्सियम 91 और इट्रियम 91, ठीक है। इधर है नायोबियम और मोलिब्डेनम, नायोबियम और मोलिब्डेनम। तो 91 आपको दिया है तो आपको पता चल गया, अब आगे से याद भी रहेगा आपको कि 91 के लिए आप यहाँ से निकालेंगे, जैसे A 91 दे रखा है तो यहाँ से Z0 निकालेंगे, तो Z0 किसका निकलेगा? जर्कोनियम का। कितना होता है? 40। तो इस फॉर्मूले में आप A की जगह 91 रखेंगे तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 40। रोमन तरीके से लिखते हैं ना, लिख लो ZERCONIUM, स्पेलिंग तुरंत बन जाती है, पेन रुकना नहीं चाहिए इंग्लिश में। रेनू, वो उसने पहले किसी की कोचिंग की है, कॉलेज की, वो तुम्हारे जाने के बाद पूरे बैच में ही थी। टेस्ट तो उसने भी दे रखे नहीं, वो बैच में पढ़ी हुई है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब बताओ, ये सबसे स्टेबल है इस सीरीज में। जैसे मान लो क्रिप्टॉन रखा हुआ है और क्रिप्टॉन के ऊपर वेट 91 है, तो ये नेचर में अब स्टेबल नहीं रहेगा, थोड़ी देर बाद में किस में बदलने की कोशिश करेगा? रूबीडियम में। क्या करना पड़ेगा इसको? इधर देखो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 91 से बीटा, कौन सा बीटा डीके? बीटा माइनस, बीटा प्लस? अभी भी सहमति बना लो। क्या मनीष, सहमति नहीं बैठ रही है? बीटा माइनस से एटॉमिक नंबर बढ़ता है या बीटा प्लस से एटॉमिक नंबर बढ़ता है? बीटा प्लस होगा मतलब एक प्रोटॉन बाहर निकल गया, ई प्लस निकला ना, प्लस चार्ज बाहर निकल गया तो प्रोटॉन का नंबर तो कम हो गया। तो इधर क्या होगा? बीटा माइनस डीके। तो इधर वाले एलिमेंट्स लगातार ऐसे बीटा माइनस डीके करते करते इसकी तरफ आना पसंद करते हैं, और इधर वाले भी ये स्टेबल नहीं है क्योंकि 91 में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, तो अब ये भी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे? बीटा प्लस डीके। ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये इस पैराबोला का सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई है, सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, ये सबसे स्टेबल है। इसका मास यहाँ पे है कहीं Z0 A। तो हर A के करेस्पॉन्डिंग, हर एटॉमिक वेट के करेस्पॉन्डिंग ऐसा एक पैराबोला बनता है। ये हमने लिखा था ना, दैट इक्वेशन वाज शोइंग ए पैराबोला, दैट इक्वेशन वाज रिप्रेजेंटिंग ए पैराबोला। वो पैराबोला ये है, हर ए के लिए बनेगा। A 91 के लिए बनाया हमने, 90 के लिए बनाओगे तो दूसरा पैराबोला, एलिमेंट्स उसमें फिर दूसरे होंगे, उसमें मोस्ट स्टेबल भी दूसरा होगा। फिर 92 के लिए बनाओगे तो भी अलग बनेगा, हर ए के लिए बनेगा, ठीक है। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली थी हमें Z में, ठीक है। अब देखो, इसको थोड़ा सा और करते हैं, ये क्वेश्चन और आता है। चलो इसको और कर लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगा।
देखो मास क्या लिखा था हमने, किसी न्यूक्लियाई का क्या निकल के आया था, मास ऑफ ए न्यूक्लियस क्या आया था, MZA। कितना आया था, ZMH, या अल्फा के टर्म्स में लिख लो, अल्फा ए माइनस बीटा जेड प्लस गामा जेड स्क्वायर, यही आया था। और क्योंकि ओड ए में है तो एपी वाला टर्म तो है ही नहीं, ठीक है ना, ओड ए के अंदर है ना, कौन से केस के अंदर है, ओड ए के अंदर, ओड ए के अंदर है तो वो तो गायब है, ठीक है। या माइनस ही था क्या, प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, ओके चलिए ठीक है। सबसे स्टेबल के लिए Z क्या हो जाएगा, Z0 फॉर मोस्ट स्टेबल। Z को हम क्या लिख रहे हैं, Z इज इक्वल टू Z0, तो Z उसका मास निकालना है तो यहाँ पे क्या लिख दे, Z0A लिख दे, कितना आएगा, अल्फा A प्लस बीटा Z0 प्लस गामा Z0 नोट स्क्वायर, सही है। ये सबसे स्टेबल का मास आ गया, ये वाला मास आ गया, ठीक है। अभी तक इस मास को काम में ले रहे थे, ये वेरिएबल था, ठीक है। अब सबसे स्टेबल है तो इस पैराबोला का एक ही एटम, सबसे एक ही न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल है और उसका मास आ गया। अब ये फिक्स हो गया, अब इसमें वेरिएशन नहीं है क्योंकि Z वेरी नहीं कर सकता। अब Z, हमने Z को क्या कर दिया, Z नोट कर दिया, A ऑलरेडी फिक्स्ड ही था तो ये क्या हो गया, फिक्स है, ठीक है। इसके मास में और इस वेरिएबल मास में कितना फर्क हो सकता है वो हमें निकालना है। जैसे मान लो कि इसके और इसके मास में कितना फर्क है, इसके और इसके मास में कितना फर्क है, इसके और इसके मास में कोई सा भी, तो हम निकालते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालते हैं कि मोस्ट स्टेबल और उस पैराबोला का कोई अदर एलिमेंट जो मोस्ट स्टेबल अभी तक नहीं है, उनके मास में कितना डिफरेंस आएगा, निकालो। दोनों को डिफरेंस कर लो, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 4, 2 तक ही लगाए थे ना हमने, ठीक है। तो MZA माइनस MZA माइनस MZ0A ये निकाल लो, कितना आया बताओ, निकालो जल्दी से, अपनी अपनी कॉपी में कैलकुलेशन करो। तो ये तो कट गया, एक टर्म तो गया। और Z0 की वैल्यू हमने कुछ निकाली थी, कितनी थी Z0 की वैल्यू, माइनस बीटा अपॉन 2 गामा, रख दो। और इसको चेंज करने के बाद ये आ रहा है, कितना आ रहा है, -2 गामा Z0Z, इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद ये आ रहा है कितना, -2 गामा Z0Z और प्लस गामा जेड स्क्वायर, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, प्लस गामा जेड स्क्वायर प्लस गामा Z0 स्क्वायर, आ रहा है क्या, गामा Z0 स्क्वायर ये है, आ रहा है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कर ले, अभी हो रही है तो अभी कर लो, ज़्यादा इतनी हार्ड भी नहीं है, थोड़ी सी हल्की सी, बस वो आपको यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, Z0 वाला, माइनस बीटा अपॉन 2 गामा। वो वाला फॉर्मूला है ना, वो यूज करना पड़ेगा, Z0 इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन 2 गामा। इसका सहारा लेके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। कोई पहुँचा, गब्बर सिंह पहुँच गया, गब्बर सिंह शर्माता बहुत है, बोलता बिल्कुल ही नहीं है, हैं? घर पे बहुत ज़्यादा बोलता है क्या, फिर रुकेगा ही नहीं, फिर रुकेगा नहीं, फिर वो एक बच्चा आता है मेरे पास पढ़ने के लिए, आ रही
हाँ फिर करना पड़ेगा कि अब थोड़ी देर लेटो भाई। आया क्या किसी का? यहाँ आ गई अनु आ गई भाई साहब, मैथमेटिक्स में एकदम स्ट्रॉन्ग है, तुरंत ही बन जाती है इसको लेकर। फिजिक्स में भी बन जाओगी, टेंशन मत करो। फिजिक्स इतनी बुरी चीज़ भी नहीं है, बहुत अच्छी चीज़। ठीक है, आ गया ना? इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? इसको ऐसे लिख दूं क्या? ऐसे लिख दूं? हो गया? चलो ठीक है, हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। जितना जल्दी तुम्हारा होता है उतना मेरा काम आसान हो जाता है। इसको नाम दे देते हैं 5 नंबर, ताकि आगे काम में लेंगे। इसके नीचे लिखो, इस इक्वेशन के लिखो, इक्वेशन नंबर 5 इज यूज्ड, इक्वेशन नंबर 5 इज यूज्ड, इक्वेशन नंबर 5 इज यूज्ड टू कैलकुलेट, equation number 5 is used to calculate the energy released, used to calculate the energy released in beta minus and beta plus decay, beta minus and beta plus decay। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के काम आती है तो कैलकुलेट करते हैं फिर। तो क्यू बीटा माइनस डीके में कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो चेक करो। तो लिखो एनर्जी रिलीज्ड इन बीटा माइनस डीके, लिखो एनर्जी रिलीज्ड इन बीटा माइनस डीके। और एनर्जी रिलीज्ड इन बीटा माइनस डीके का सिंबल हम ले लेते हैं, एनर्जी के लिए क्यू और बीटा माइनस डीके है इसलिए बीटा माइनस, क्यू बीटा माइनस। एनर्जी रिलीज्ड इन बीटा माइनस डीके, क्यू बीटा माइनस कितनी होगी? सपोज करो ये वाला बीटा डीके करके यहाँ पहुंच रहा है, बीटा माइनस डीके करके। ठीक है, इसका मास मान लेते हैं एम जेड ए, और इसका मास कितना है? एम जेड नॉट ए। दोनों में रिलेशन क्या है जेड और जेड नॉट में? जेड नॉट इज इक्वल टू जेड प्लस 1। तो कैसे निकालेंगे मास? मास जेड ए माइनस मास जेड प्लस 1 ए, यही तो है मास का डिफरेंस। एक बीटा डिके करने के बाद ये वाला एक बीटा डिके करता है तो ऐसा बन जाता है, लेकिन इनके एक्चुअल मास तो अलग अलग होते हैं वे करने वाले। वो दोनों का डिफरेंस हम निकालना चाहते हैं, निकालते, निकालो। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? ये रहा, गामा जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर। लिखो तो एम जेड ए माइनस एम जेड प्लस 1 ए लिखो वहां पे। ये इससे निकालो, यहाँ क्या लिखा हुआ था? एम जेड ए एम जेड नोट ए, तो यहाँ जेड नोट की जगह क्या आ जाएगा? जेड प्लस 1 लिखो। उसमें कितना आएगा? गामा जेड माइनस जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सही है? इसको इजी कर लो, अब सिंप्लीफाई कर लो। हाँ एक का ही रखा, दोनों का रखो ना। राइट राइट, दोनों का रखो, मैं भूल गई। रखो, दोनों का रखो। कैसा आएगा? गामा जेड जेड नोट, पहले इसका रखेंगे, हाँ पहले इसी का रखेंगे जेड माइनस। राइट, बिल्कुल सही है, जेड माइनस जेड नोट। कुछ गड़बड़ है क्या? एक सेकेंड, हाँ वैसे रख लो, नहीं तो जैन सिंह करा वो सही करा। अपन क्या है मिस कंफ्यूज हो रहे।
एक बार जेड रख लो और एक बार जेड प्लस, इसमें रख लो ना, इसी में रख रहे थे ना हम, वापस रख लेते हैं गामा। इस बार जेड क्या है, जेड ही है, तो जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर, और दूसरी बार एम, जेड की जगह क्या रखना है, जेड प्लस 1, तो कैसे भी रख लो, 5 पे रख लो, वहाँ से भी आ जाएगा, एक ही बात है वो तो वही ठीक है। अब सोल्व कर लो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ रहा है मैं बताती हूँ कितना आता है। अब इसको खोलना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर इसमें भी, तो इसको z प्लस 1 को एक साथ रखने से आएगा क्या, खोल लो, पूरा ही सोल्व हो जाएगा। यहाँ तक पहुँचना है आपको, मैं बताती हूँ कहाँ तक पहुँचना है। ऐसा आ रहा है फाइनल एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद, 2 गामा जेड नॉट माइनस जेड नॉट माइनस जेड माइनस हाफ, यहाँ तक पहुँचना है। अब देख लो कैसे पहुँचोगे, इसको सिंप्लीफाई करके, काट पीट करके, जो भी कट पीट होती है कर लो जल्दी से। आप काट पीट करने में काम लगाते तो मेरे को थोड़ा आराम मिलता है बोलने से। जिसका सबसे पहले आए वो बता देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अब स्कूल के लिए तो मैंने तो कॉलेज में भी इसको बहुत अच्छे से करवाया था, अब स्कूल वालों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड का है, बाकी तो सब नॉर्मल ही है, तो स्कूल वालों के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड का है। आ गया चैन सिंह, तू फुर्सत से इधर उधर देख रहा था तो मुझे लगा आ गया। दिलम आ गया, पहुंच गए। अब ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, क्यू बीटा माइनस में ये एनर्जी निकलती है, ये याद कर लेना है अब, ठीक है। आपको बीटा माइनस देंगे और फिक्स्ड ए फिक्स्ड है और मोस्ट स्टेबल और कुछ नंबर देंगे, उस जेड के बीच में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो याद कर लेना है 2 गामा जेड नॉट माइनस जेड माइनस हाफ। सीधी जो वैल्यूज दे रखी हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे पुट करनी है, पीछे से लाओगे तो जिंदगी भरी आएगा ही नहीं है। अब क्यू प्लस में भी निकाल लो, एनर्जी रिलीज्ड इन बीटा प्लस डीके, वो भी निकालो, लिखो एनर्जी रिलीज्ड इन बीटा प्लस डीके, एनर्जी रिलीज्ड इन बीटा प्लस डीके कितनी आएगी। इस बार क्या लिखूं यहाँ, एम जेड ए, और इस बार जेड क्या होगा, जेड माइनस 1 बीटा प्लस डीके में, एक कम कर दो, ये लो, तो यही फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, गामा जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर माइनस गामा जेड माइनस 1 माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर। इसको वापस सिंप्लीफाई कर लो, और इस बार फॉर्मूला आएगा जेड माइनस जेड नोट, 2 गामा एज इट इज आएगा, जेड पहले आ जाएगा इस बार, जेड माइनस जेड नोट माइनस हाफ। अब वहां जाके कंफ्यूज मत हो जाना कि बीटा प्लस में क्या था और बीटा माइनस में क्या था। शॉर्ट नोट्स बना लो, जैसे न्यूक्लियर खत्म हो न्यूक्लियर का एक पन्ना बना लेना रीड करने के लिए कि भाई ये फॉर्मूले मुझे याद होने चाहिए एग्जाम टाइम में, उसको कमरे की दीवारों पे चिपका लो। उठते बैठते सोते मम्मी जी पिताजी जैसे राम जी का भजन करते हैं ना, वैसे अपने लिए यही भजन है, सुबह एक बार करो, फिर दोपहर में अपने दोपहर ही करो, फिर शाम ही करो, फिर एक बार रात में भजन करो। बस 6 महीने का ही भजन है, भजन करोगे तो 6 महीने ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो अभी और पढ़ना पड़ेगा, फिर 5 साल और भजन करने पड़ेंगे। भजनों में कमी नहीं होनी चाहिए, कीर्तन में कमी रखोगे तो फिर खुश नहीं होंगे आरपीएससी वाले, कीर्तन में कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन करो, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम लोगों के। एक तो क्वेश्चन लिखो, फॉर एटॉमिक वेट A इज इक्वल टू 91, फॉर एटॉमिक वेट
A इज इक्वल टू 91। ए कितना दे रखा है 91। 91 का तो अभी हमने किया था ना, क्या आएगा सबसे स्टेबल? जर्कोनियम। क्या था जर्कोनियम का एटॉमिक नंबर? 40। याद हो रखा है ना, कुछ चीजें याद होने से वहां पे काम आती है, निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। 91 के करेस्पॉन्डिंग वहां पे कैलकुलेशन करोगे तब भी 40 आएगा और यहाँ करोगे तब भी 40 आएगा, क्योंकि वो तो ए तो 91 ही रख रहे हैं ना। ठीक है, पूरी टेबल याद हो जाएगी। ये एटॉमिक मास कभी याद नहीं किए तो ये भी याद हो जाएगा। वो तो अपने आप याद हो रहे हैं ना, तुम याद थोड़ी कर रहे हो, याद कर नहीं रहे हो। फॉर एटॉमिक वेट A इज इक्वल टू 91, दो चीजें निकालनी है आपको। फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, पहला क्वेश्चन। फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, क्या आएगा बताओ? हाँ, फॉर्मूले में पॉइंटों में वैल्यू आएगी तो 0.5 से ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ, नीचे है तो नीचे की तरफ, वही अपना। ये तो मैथमेटिक्स का रूल फॉलो करना है अपने को। और फिर ऑप्शन क्या है उस पर भी डिपेंडेंट है। पता चले आपका आंसर आया कि 36 है। हाँ, याद है तो डायरेक्ट कर दो, क्योंकि फॉर्मूले में रखोगे तो आएगा तो वही ना भाई। फॉर्मूला फिक्स है, A 91 फिक्स है, तो तुम कैलकुलेशन आज करो भले एग्जाम में करो, वो तो 40 ही आएगा। आज करनी है क्या? 39? अभी नहीं करनी है, अगला वाला पार्ट कर लो। ठीक है, फॉर्मूला तो लिख लो, फॉर्मूला तो भाई हाँ किससे किया आपने, कैलकुलेशन मत करो। सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट है फाइंड आउट the energy released in beta plus decay and beta minus decay in process of getting stabilization। इधर वाले स्टेबल होने के लिए क्या कर रहे हैं? बीटा माइनस डीके। इधर वाले क्या कर रहे हैं? बीटा प्लस डीके। तो बीटा माइनस डीके में कितनी एनर्जी निकलेगी और बीटा प्लस डीके में कितनी निकलेगी वो बताओ। तुम बताओ, अब जेड नहीं दिया है क्वेश्चन वाले ने, फिर क्या करोगे? तो बीटा प्लस डीके में वैसे भी जेड एक ही चेंज होता है ना, तो बीटा माइनस डीके हुआ, इसका मतलब इससे पहले वाला क्या था? 39 था और 40 हो गया। और बीटा प्लस डीके इसका मतलब पहले वाला 41 था और अब क्या हो गया? 40 हो गया। मोस्ट स्टेबल 40 है और तुम्हें कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर तुम्हें अंडरस्टूड है कि भाई ये 39 तक पहुंचने के लिए इधर से, सॉरी 40 तक पहुंचने के लिए इधर से आया है तो 39 था, क्योंकि एटॉमिक नंबर एक कम, और इधर से आया है तो 41 था। अब गामा भी नहीं दिया है इसने क्वेश्चन में, अब गामा भी नहीं दिया है। ऐसे टेस्ट आपको भी किया जा सकता है, गामा नहीं दिया है। गामा की फॉर्मूला क्या था? गामा के फॉर्मूले में एक तो था 4AA to the power -1/3, साथ में एक टर्म और था, क्या था? -AC नहीं, हाँ -AC to the power -1/3 प्लस, अब ये भी याद रखना पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी गामा की वैल्यू। तो गामा लिखो, अभी तुम यूज कर सकते हो। गामा इज इक्वल टू 76 प्लस मैं लिख देती हूँ अभी के लिए, लेकिन एग्जाम में नहीं मिलेगी, यहाँ नहीं दे रखी है मतलब वहाँ भी नहीं मिलेगी।
76 प्लस 0.06 या 0.6 a टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाई a, ये है। अभी के लिए तुम गामा की वैल्यू ये यूज कर सकते हो। वो हो सकता है कि कांस्टेंट की वैल्यू 7 दे दे आपको कि AC ये है, AA ये है, या फिर उसका दिल रहम कर जाए आप लोगों पे तो लिख दे कि गामा ये है। अब और तो एग्जामिनर में अब कॉलेज लेक्चर वाले को तो बिल्कुल रहम नहीं आया था, उसने कहा कि सब कुछ हाँ, तो हो सकता है कि उस वापस पत्थर दिल टीचर का वापस नंबर आए तो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। तो फिर कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तो निकालोगे ना कि भाई जैसे कॉलेज लेक्चर वाले में भी बच्चों ने क्या गलती की कि क्वेश्चन ढूंढे नहीं आप लोगों ने कि मैं कौन से कर सकता हूँ, ये ढूंढे ही नहीं, वो उलझे पड़े हैं वहां पे एटॉमिक के अंदर। जिसके पहले एटॉमिक आ गई वो बैठ गया। अरे तो जब नहीं हो रहे हैं तो आगे चलो ना। कह रखा है कि 50 बार क्लास में, मैं भी खुद भी कहती हूँ कि 1 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन को नहीं देना है। और गाड़ी जैसे वो गाड़ी इंजन ठंडा हो जाता है ना सर्दियों में, बैठ जाता है, फिर वो आगे खींच सकता ही नहीं। वैसे जिनकी एटॉमिक पहले आ गई वो पहले ही बैठ गए, वो मूड खराब हो गया यार, माथा खराब हो गया यार, तो मैडम दिमाग ही खराब हो गया था। अरे तो आगे तो इजी होंगे ना, आगे तो जाओ कम से कम। एटॉमिक थी ऐसी कि दिमाग खराब हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी सही थी। सारे एग्जाम में ऐसी आती है एटॉमिक ना। यहाँ पे एक सीनियर साइंटिस्ट ऑफिसर का होता है, उसमें भी ऐसी आई थी मैम। 0.968 सही, बिल्कुल सही, 0.96, तो 0.97 लिखा है इन्होंने। क्यू बीटा माइनस, ठीक है ना, क्यू बीटा 0.97 MeV, बिल्कुल सही आई है तुम्हारी कैलकुलेशन, एग्जैक्टली करेक्ट है। दोनों इक्वल आएंगे लगभग तो वो भी हाँ। मैम जैसे ये फॉर्मूला है कि वैल्यू का जो बीटा के लिए बीटा प्लस और बीटा माइनस के लिए, ये मैम फॉर्मूला में गामा का वैल्यू है तो आंसर सेम ही आएगा। इसलिए डीके का वैल्यू नहीं है कौन से वाले जरूरत है, ये इनका क्या सिग्निफिकेंस था? वो बीटा माइनस के लिए वो तो सेम रहेगा ना। 39 से 40 जाए या 41 से 40 जाए, जितने भी मैम क्वेश्चन आएंगे तो आंसर तो सेम ही आएगा। न्यूमेरिकली तो सेम आएगा लेकिन फॉर्मूला तो अलग है ना। हाँ, न्यूमेरिकली तो सेम आएगा। हम जैसे गामा का वैल्यू पता है तो उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। न्यूमेरिकली तो सेम ही आएगा, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। एक दो मैंने किसी PSCs के पेपर में देखा है कि क्यू बीटा माइनस में कौन सा फॉर्मूला, फिर दोनों दे रखे थे उसने कि ये आएगा, तो वहां जाके बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा पहले था कौन सा बाद में था। तो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब दूसरा वाला पैराबोला बनाते हैं। अभी तो किसके लिए बनाया था ये, ओड ए के लिए। अब अगर इवन ए है तो एपी की दो वैल्यू जाएंगी। अगर इवन है दोनों जेड और एन, तो एपी की वैल्यूज किस में आती है, माइनस में 33.5 MeV। और अगर दोनों ओड है तो फिर +30। तो एक ही ए के लिए, सिंगल एटॉमिक वेट के लिए 2 पैराबोला आते हैं। बात समझ रहे हो? ये इक्वेशन जो हमारी लिखी हुई थी उसमें लास्ट में प्लस, इसमें तो एपी वाला गायब ही हो गया था, तो इक्वेशन उतनी बची, कितनी, अल्फा प्लस बीटा जेड प्लस गामा जेड स्क्वायर। अब 2 इक्वेशन आएंगी, एक तो आएगी अल्फा प्लस बीटा जेड प्लस गामा जेड स्क्वायर प्लस समथिंग, और एक आएगी अल्फा प्लस बीटा जेड प्लस गामा जेड स्क्वायर माइनस समथिंग। तो वो उनकी शेप तो सेम ही रहेगी, क्योंकि शेप तो किस पे डिपेंडेंट है, जेड पे। तो जेड दोनों में सेम ही है, तो शेप तो सेम ही रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड ऐसे लगेगा जैसे एक पैराबोला को ऊपर धक्का मार दिया और एक को नीचे, ठीक है। तो 2 पैराबोला बनेंगे। तो विषम के लिए लेते हैं सॉरी सम के लिए लेते हैं, लिखो केस सेकंड, फॉर इवन ए न्यूक्लियाई, फॉर इवन ए न्यूक्लियाई, केस
सेकेंड फॉर E1 A न्यूक्लियन। तो सबसे पहले बनाते हैं। अब E1 एक दो तरीके से E1 हो सकता है ना, दोनों ओड ओड हो, दोनों E1 हो। तो यहाँ सबसे पहले पैराबोला बनाते हैं। ओड ओड वाले का पैराबोला ऊपर आएगा या E1 वाले का? 5-7 लोग हो, तुम में सहमति नहीं होती है, सर्व सहमति बनाया करो। बैठ नहीं सकती? तुम लोगों में सहमति हो जाएगी तो फिर एग्जाम में भी गड़बड़ है भाई। आरपीएससी वालों की दिक्कत हो जाएगी कि भाई किस किस को ले किसको नहीं ले। तुम लोगों की असहमति तो उनके लिए फायदेमंद है, आराम से छट जाते हैं। आधों को तो 90% को तो वैसे ही भगा देती है। तुम तो साइड हटो। ये कैसे बनेगा? ये थोड़ा ज़्यादा ही चौड़ा हो गया, थोड़ा पतला करती हूँ इसको। दूसरा ऐसा बनेगा, ठीक है। दो पैराबोला एग्जैक्टली सेम शेप है, मेरे से थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन आप मान के चलें कि एग्जैक्टली सेम शेप है। और इस बार वही वापस प्लॉट तो वही कर रहे हैं। इधर तो क्या मास और इधर एटॉमिक नंबर वही प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। इस बार सबसे स्टेबल कौन है? इस बार थोड़ा अजीब से नाम है, नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ। ये बनाया गया है A = 104 के लिए। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं रहे याद रहे कोई बात नहीं। A = 104 के लिए सबसे ऊपर है मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम 104, ठीक है। मोलिब्डेनम 104। फिर ये TC किसको बोलते हैं? ये देखना पड़ेगा। TC 104, ठीक है। उसके बाद RH 104, राइट। और उसके बाद RUPD, ये है RU 104 और ये है 104। याद करने की जरूरत नहीं है। और फिर इधर सिल्वर और कैडमियम है, यहाँ AG देखना पड़ेगा। कैडमियम 104, एक को रोडियम बोलते हैं। किसको बोलते हैं? RH को या हाँ, एक को रोडियम बोलते हैं। देख लो ना तुम्हारे पास। पीरियोडिक टेबल निकाल के देख लो, फोन है, गूगल सर्च कर लो, तुरंत इतना कन्फ्यूजन नहीं, तुरंत कर लेना चाहिए, ठीक है। ये एलिमेंट्स है इसके अंदर, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, ओड ओड वाली ऊपर आएगी या इवन वाली? ओड ओड वाली ऊपर आएगी। क्यों? कम स्टेबिलिटी होगी। तो कैसे पता चला यहाँ से कि उसकी नीचे वाला किसके साथ है ग्राफ? मास, एक्चुअल मास के साथ। तो एक्चुअल मास से तुम्हें कैसे पता चला कि इसकी स्टेबिलिटी एनर्जी के साथ थोड़ी है? कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया तुम लोगों ने? हाउ यू इन्फर्ड दैट ओड ओड इज मोर। क्या हो गया? मैम इसके लिए जो अगर मास की एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में देखेंगे उसके लिए ज़्यादा चाहिए, उसके लिए कम चाहिए ब्रेक करने के लिए। मैं समझी नहीं। मास फ्रैक्शन है, हाँ, वो मास फ्रैक्शन में चाहिए तो एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। तो जिसमें ज़्यादा है उसके लिए अनस्टेबल है, जिसमें कम देनी पड़ेगी। हाँ ऐसा ही है, लेकिन तुम इसको ऐसे क्यों बोल रहे हो? इसको घुमाओ फिराओ क्यों? इनके मासेज ज़्यादा है, इसका मतलब इनका मास डिफेक्ट या जो मास लॉस हुआ है वो कम हुआ है। और मास लॉस होता है वही क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। इसमें मास लॉस क्या हुआ है? ज़्यादा हुआ है। जो मास लॉस ज़्यादा हुआ है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इतना घूमने की जरूरत ही नहीं है। बात तो वही है, थोड़ा सा ऐसे लंबा करके इधर से कान गले में से आ रही है, सीधे आ जाओ,
ठीक है ना। तो ये साफ साफ पता चल रहा है। ये वाले कौन कौन से हैं? ये ओड ओड वाले हैं, ओड ओड। और ये कौन सा वाला है? इवन इवन वाला, क्योंकि इवन इवन वाले मोर स्टेबल होते हैं, इनके ग्राफ नीचे की तरफ है। ठीक है, है? ये कभी नहीं पढ़ते। देखो ये यहाँ से, ये एक्सपेरिमेंटल है कि ये यहाँ से बीटा माइनस डीके करता है। ठीक है, ये मैं एक्सपेरिमेंटल लिख रही हूँ सब। ये यहाँ से माइनस बीटा माइनस डीके करता है, फिर ये यहाँ से इसमें जंप मारता है, फिर बीटा माइनस। ठीक है, और ये यहाँ से बीटा माइनस डीके करता है, इसमें आ सकता है और इसमें आ सकता है, दोनों बीटा माइनस है। ठीक है, और ये इधर वाले बीटा प्लस के थ्रू आएंगे क्योंकि जेड कम हो रहा है, तो ये इससे इसमें आता है पहले बीटा प्लस, फिर यहाँ से यहाँ बीटा प्लस। ये सीरीज है, ये ऐसे डीके करते हैं। ओके, अब जेड नोट कहाँ पे आना चाहिए हमारा? यहाँ पे कहीं, यही है, ये जेड नोट होना चाहिए हमारा। लेकिन जेड नोट पे तो कोई है ही नहीं, जेड नोट पे कोई है ही नहीं। तो ये दोनों पाए जाते हैं लास्ट में, ये या फिर ये। तभी ये लेड नहीं है, पैलेडियम है। ठीक है, तो ये दोनों पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा पाया जाएगा? अब इस बार तुम्हें कैलकुलेशन सॉरी शार्प तरीके से करनी है। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ठीक है ना, तो इसके लिए फॉर्मूले वापस बीटा माइनस डीके के एनर्जीज के फॉर्मूले सेम वही है जो पहले वाले थे, वापस कैलकुलेट करेंगे नहीं, वापस वैसे ही एग्जैक्टली क्या था? गामा जेड माइनस जेड नॉट था या जेड नॉट माइनस जेड, और वही सेम क्यू बीटा प्लस का कितना आएगा? गामा जेड माइनस जेड नॉट माइनस हाफ। सेम आते हैं, कैलकुलेट करके देख लोगे तुम तो भी सेम ही आएंगे, तो हम वापस कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बीटा माइनस डीके में रिलीज्ड एनर्जी, ये बीटा प्लस डीके में। बस यहाँ फर्क ये है कि दो पैराबोला दिखाई देते हैं। इवन इवन न्यूक्लियस है तो पैराबोला अलग दिखेगा, ओड ओड है तो अलग दिखेगा, दो पैराबोला दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये बुक्स वाले, हिंदी वाले ऐसे लिखते हैं कि परवलय की भुजाओं में विद्यमान नाभिकों का स्थायित्व कम होता है। तो परवलय की भुजाएं कौन सी है? ये परवलय की भुजाएं हैं। कहने का मतलब है परवलय के बॉटम पर पाए जाने वाले नाभिकों का स्थायित्व ज़्यादा होता है। बात एक की। अब हिंदी वाले भी बेचारे कैसे तो लिखेंगे ना, तो ये परवलय की भुजाएं लिखते हैं। परवलय की भुजाओं में ऊपरी भाग में जो पाए जाते हैं उनका स्थायित्व। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गया हमारा, ये खत्म। इसके बाद 4 क्वेश्चन लिखो, ये आप लोग घर से करके लाओगे। कल वाले हो गए? एक नहीं हुआ, बाकी सारे हो गए सबसे? एक ही नहीं हुआ ना, वो एक कोई बात नहीं, वो एक थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे भी, उससे रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक भी पढ़ेंगे। मैं पहले भी सोच रही थी एक दिन, फिर जंप मार लिया, क्वेश्चन भी आ गया है तो उसको पढ़ेंगे भी। 4 क्वेश्चन लिखो, 4-5 क्वेश्चन लिखो, ये करके लाओगे आप लोग। और हाथ से कैलकुलेट करके बुक में साफ सुथरा। ठीक है ना, इसी के साथ ये वाले क्वेश्चंस का समापन हो जाएगा आज। फिर ये हम वापस बाइंडिंग एनर्जी निकालना, ये वापस नहीं आएंगे हमारे। कल से हम मतलब जब भी अब कल की क्लास लगेगी तो हम किस पे जंप मार जाएंगे? उस पे एक्सीलरेटर पे, या फिर इसमें एक टॉपिक बचा है, सिलेबस खोल के देखो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो या तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जंप मार जाएंगे या उस पे मार जाएंगे।
तो एक दिन में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लेंगे और फिर या डिटेक्टर्स पे जब मारेंगे तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बाद में कर लेंगे। और सिलेबस नहीं है फिजन फ्यूजन वगैरह बाकी नहीं। बस फिजन फ्यूजन उतना ही है जितना हमने किया है। हम BSc वाला नहीं है बीएससी में है ही, बीएससी में भी उतना ही है वो, लगभग हमने वहाँ भी कर ही लिया है, दोनों में अंतर देख लिया पर किलोग्राम से उसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देना, उसमें दिक्कत आ रही है। उस फिजन उनको वापस करवा, ठीक है ठीक है। तो इनके 4 न्यूमेरिकल यहाँ लिखो, आप लोग करके लाओगे। 5 है, पाँचों ही लिख लो। 29 CU 64 इज इक्वल टू 63.9298 63.6298 AMU मास दे रखा है इसका, ठीक है। फाइंड आउट बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन। 6929298 राइट। तुम्हें कैसे पता चला? मैम ये तो नोट्स भी नहीं बना रही, देखो नोट्स पड़े हैं। तो तुम्हारे लिए अच्छा है, नोट्स नहीं बनाएगा तो फिर लास्ट में रिवीजन कहाँ से करेगा? तो नंबर कम आएंगे। हाँ, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? ये तो मेरे को टेंशन लेनी चाहिए भाई, पढ़ क्यों नहीं रह रहे हैं? नहीं, ये इसने देखा था दोस्त। बताओ ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं ऐसे दोस्त बताओ? इस बात पे तू हमें मिठाई खिला दे, तेरे को ऐसा दोस्त मिला है जो इतना ध्यान रखता है। पीछे क्या देख रहा है? मेरे को भी तो खिला दे कम से कम। मेरे तो इतना ध्यान रखने वाला आज तक ही कोई पता नहीं, खुद ही खुद का ध्यान रख। नहीं, वो ध्यान रख रही है बेचारी, नोट्स नहीं लिख रहा है। तो नहीं तो कुछ और तो नहीं खिला देगा मिठाई के नाम पे है? क्या है इसकी हरकतें ठीक तो है ना? चलो लिखो। बाकी न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास दे रखे हैं, वो तो आपको पता ही है, हर क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं, ठीक है, वो आपको पता है। दूसरा, इनके नंबर लगा लो और नंबर अपनी कॉपी में जब तक न्यूक्लियर चले उनको ऐसे रखते जाओ 1 2 3 4 5 6, तो क्या है कि पता चल जाता है कहाँ कर रहे थे। मेरे तो नंबर रोज चेंज होते हैं। देखो 1H3 और 2He3 के बाहर दे रखे हैं, 1H3 और 2H3 2He3 कितने दे रखे हैं? 1H3 का दे रखा है 3.017 3.017 AMU और इसका दे रखा है 3.016 3.01698। देखो ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे तुम्हें, आरपीएससी पिछली बार भी आया है स्कूल लेक्चर में, बाइंडिंग एनर्जी निकालने का ऐसे ही निकालना है, कुछ नहीं करना है। कल लिखाया था ना, हो गया वो? हाँ, तो ये करने पड़ेंगे, शार्प कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी, फाइंड आउट बाइंडिंग एनर्जी फॉर बोथ न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी निकालो एंड डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। तीसरा, अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी ज्ञात करनी है। फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। कुछ भी नहीं दे रही हूं मैं, आपको पता ही है न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का कितना होता है। चलो ये लिख देती हूँ, हाइड्रोजन और हीलियम के लिखे हुए, ये लिख देती हूँ। हाइड्रोजन का है 1.00783 1.00783 AMU और हीलियम का दे रखा है 4.00260 4.00260, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है find out the binding energy of neutron in 1H2 न्यूक्लियस। ठीक है, 1H2 न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। क्या क्या दे रखा है? हाइड्रोजन का मास तो ये वो सेम ही दे रखा है, हाइड्रोजन यहाँ लिख रखा है तुम लोगों ने, और न्यूट्रॉन का मास आप लोगों को पता ही होता है, ड्यूटेरियम का लिख लो। 1H2 का मास दे रखा है 2014 है, 2.014। आंसर भी लिख लो ताकि आ जाए तो मैच करा लेना, ठीक है ना। तो कॉपर वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है 879 MeV। पहले का क्या था? 879 MeV। ठीक है, दूसरा है 8.7। तुम्हें कैसे पता चल जाता है? बुक है क्या तुम्हारे पास? यार नोट से बोल तो रहे हैं पहले के सारे के सारे। कितने को हम डिट्टो पढ़े हैं एकदम, और है भी सुंदर सुंदर लिखे हुए। इसके लिखे हुए नहीं है ये, इसके तो नहीं लिखे हुए हैं, सुमित्रा के लिखे हुए हैं, है ना। चलो ठीक है, और नेक्स्ट का आंसर है 7.96 MeV, और दूसरे किसके हैं? 6.685 MeV। लिखो नीलम, मनीष लिख लो, आंसर लिख लो, तुरंत निकाल लेना। अगले का है अल्फा कण वाले का है 28.28 MeV। इसका तीसरे का 28.28 MeV। फिर है .225। जब तक मैंने लिखने में गलती नहीं करी है ये आंसर सही है, ठीक है ना। मैम वो फर्स्ट वाले में पॉइंट करना था, ठीक है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 4 तक लिख दिए ना, 5th क्वेश्चन लिख लो। Question number 5. By the semi-empirical mass formula, by the semi-empirical mass formula, find out the most stable nucleus for A is equal to 25, और इसका आंसर है Z इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये इतने सारे हैं, ये कर लेना आप लोग। ठीक है, ये घर करना आप लोग घर से। एक क्वेश्चन अभी करो, मिटा दो, इरेज कर दो।
मैं वो बाइबल स्टार वाले से नहीं करवाया आपने। संदीप चल रहा है वीडियो? हाँ? ऐसे कर रहा है? ओके ठीक है, चलिए ठीक है। बायो सावर्थ का नियम लिख दूं? कौन बोला अभी, क्या बोला? कोई कुछ बोला था ना अभी, मैं संदीप बोली थी। पता नहीं बोला क्या था। वो तो पहले बोला था मैंने, क्या? वो तो ये बाइबल स्टार वाले इक्वेशन दे। बाइबल की दो क्वेश्चन दे दो, करा दो। देखने थे उसमें क्या बात में पूछ लो। हाँ पूछने देना, वो बाद में पूछ लेना। ठीक है चलो आगे चलो। ओके एक क्वेश्चन अभी करो आप लोग। क्या लिखा है? क्वेश्चन, फाइंड आउट द डिफरेंस between binding energies of two mirror nuclei। कौन से मिरर न्यूक्लियाई दे रखे हैं? 6 कार्बन 13 एंड 7 कार्बन 13। आपको एक पैरामीटर दे रखा है AC। AC इज इक्वल टू 0.6 MeV। 0.6 MeV ये दे रखा है। कैलकुलेट करो सभी लोग, अभी करो। मिरर न्यूक्लियाई किनको बोलते हैं? न्यूट्रॉन, N और Z जैसे आपस में एक्सचेंज कर दिए हो किसी ने, यही ना? इसका N और Z, इसका N उसका Z बन गया और इसका Z उसका, ऐसे होते हैं। ठीक है निकालो, जल्दी निकालो। मैं तब तक 2-3 क्वेश्चन और लिखती हूँ। सही सही निकालना, कैलकुलेशन ठीक से। पहले ही बता देती हूँ कैलकुलेशन बहुत नहीं है, कैलकुलेशन बहुत छोटी सी है। इसका मतलब आप बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कर रहे हो, इसका मतलब कुछ कहीं राइट डायरेक्शन में नहीं हो। कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी कर रहे हो मतलब आप राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हो। सब कुछ कट पिट के बहुत छोटी सी कैलकुलेशन बचेगी। इसलिए बहुत कैलकुलेशन नहीं करनी है, बहुत कैलकुलेशन में नहीं चले जाना। जाएगा तू? क्या कर रहा है? टेंसिंग पार्टिकल फिजिक्स इन्होंने डाली नहीं सिलेबस में। बीएससी में हटा दी है ना एक्सीलरेटर डिटेक्टर। हद मचा रखे इन्होंने तो। पार्टिकल फिजिक्स का चैप्टर तो डालना चाहिए था। अभी ऐसे पूछते भी नहीं है वैसे, ये पार्टिकल से इन्होंने पीछे भी नहीं पूछ रखे। ये ऐसे ही पूछते हैं बेटे बाइंडिंग एनर्जी कितनी आएगी, क्योंकि सिलेबस में है नहीं ना। डालना चाहिए था वैसे, ये चैप्टर तो अच्छा था।
एक चीज याद रखना आप लोग, एक इंफॉर्मेशन ऐड कर लो अपनी नोटबुक में। बिस्मिथ इज द हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। बिस्मिथ, एक इंफॉर्मेशन ऐड कर लो अपनी बुक में। बिस्मिथ कितना होता है, कितना होता है? हाँ, बिस्मिथ 83 209, ये वो रेडियो एक्टिव सीरीज का एंड प्रोडक्ट है। ये हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है, ठीक है? कहीं भी नोट करके स्टेबल न्यूक्लियाइज के आसपास कहीं नोट कर लेना। बिस्मिथ 83 209 इज द हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। तो इसका मतलब इससे भारी वाले जो न्यूक्लियस है वो क्या करते हैं? रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। अनस्टेबल है ना, जैसे यूरेनियम वगैरह, एक्टिनियम सब। तो Z ग्रेटर देन 83 और A ग्रेटर देन 209 के सभी एलिमेंट्स स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन इमिट करते हैं। याद रहेगा? ठीक है। और बाकी हमने सब कुछ कर लिया है। मैं यही चेक कर रही हूँ कि कुछ छूटा है क्या। इसमें से कुछ नहीं छूटा है। आ रही है? सही आ रही है? सभी की आ रही है या सिर्फ अन्नू के ही आ रही है? कहाँ लिखा मैंने क्वेश्चन? ये रहा। इसका आंसर है कितना आ रहा है? 3.06 MeV। दोनों की बाइंडिंग ऊर्जाओं का अंतर। बिस्मिथ वाला क्या? द मैक्सिमम स्टेबल न्यूक्लियस इज बिस्मिथ 83 209। इसका मतलब अगर Z ग्रेटर देन 83 है और A ग्रेटर देन 209 है, वो सभी एटम्स क्या करते हैं? लगातार रेडिएशंस जनरेट करते हैं। अनस्टेबल है तो रेडियो एक्टिविटीज वगैरह शो करते रहते हैं। सब क्या आ गया? सब क्या आ गया क्या? अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा आपके। देखो दो नाभिकों की ऊर्जाएं दे रखी है। एक बार कर लो, चलो कर लो, 2 मिनट और कर लो। रेडियो एक्टिव सीरीज लिख ली हमने। कार्बन डेटिंग हमने कर लिया। एक टॉपिक वो बचा है क्या? एडिशनल जो क्वेश्चन दिया था कल आपको, अल्फा डीके।
ठीक है, एक क्वेश्चन ये करो, देखो क्या दे रखा है। क्या कर रहा है? खुद तो मैम कुछ सॉल्व ही नहीं कर रहा और मुझे बोल रहा है कि तू फोन से कैलकुलेट कर रही है। हाँ फोन से ही करो, 2 मिरर न्यूक्लियाई। ऐसे उसको वैसे छोड़ना पड़ेगा वहाँ पे, 13 की वो वैसे नहीं चल रहा है। वो देगा, फिर वो लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं कि 13 की पावर है तो। वन 108 और 8 ऑक्सीजन 15, इसमें कितना है 15.0030, 15.00307। AMU ये दे रखा है, 2 मिरर न्यूक्लियाई हमारे पास, दोनों का वेट दे रखा है, ठीक है। यूजिंग द सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला फाइंड आउट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। Using semi-empirical mass formula, find out the radius of nucleus। इस रेडियस की न्यूक्लियस निकालनी है। कितनी रेडियस होगी इसकी बताओ। यूज क्या कर सकते हो, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला जो आपने सीखा है वही यूज कर सकते हो। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। कैसे लगाओगे दिमाग, सोचो। मैम रेडियस तो एक ही आएगी क्या? हाँ वो लगभग, तो वो तो सीधा आठ वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। हाँ कितनी राजी होगी बोलिए। कैसे करोगे? उसी फॉर्म का डिस्कशन सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला जानते हो ना? नहीं वो अभी बता रहे थे ना, रेडियस वाला फॉर्मूला उसमें मत रख। R = R0 (a⁻1/3)। वेरी गुड, बधाई हो। लिखा है सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला क्या था, वही ZmH प्लस NMN माइनस वो 5 टर्म। तो एक बार इस Z के लिए वो फॉर्मूला लिख लो, इस Z के लिए। तो Z की जगह 7 लिखोगे या सिर्फ Z की जगह Z ही लिख लो और पूरा फॉर्मूला लिख लो। फिर इस Z के लिए लिखोगे तो इस बार Z की जगह क्या लिख लोगे, Z+1 पूरा फॉर्मूला लिख लो। तो दोनों के मास आ गए, दोनों के मास का डिफरेंस आपको दे रखा है, ये रहा। दोनों पहली इक्वेशन में से दूसरी घटा दो, सब्ट्रैक्ट करो, तो जो कट जाएगा वो तो कट गया, बचेगा सिर्फ कौन सा टर्म, कूलाम वाला टर्म बचे, बाकी सब बढ़ जाते। तो कूलाम वाले टर्म में कांस्टेंट बचेगा कूलाम वाला AC। AC का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें R आती है नीचे, क्योंकि कूलाम वाला क्या होता है Q1Q2/R², उसमें R आती है AC वाले फॉर्मूले में, और उस R से हमें निकालना है। करो, हाँ निकालो। तो 2 बार फॉर्मूला लिखो, एक बार इसके लिए लिखो, एक बार इसके लिए लिखो। गब्बर सिंह सोच रहा है इतना काम, इतना काम
ये लिखो फिर ये लिखो, दोनों को माइनस करो। तुम लिखो फॉर्मूले तो लिखो, मैं माइनस करने के बाद क्या आता है वो लिखती हूँ। फॉर्मूले तो लिखो, थोड़ी तो हिम्मत करो। है अभी तो करे, मान लो ये सवाल छोटा हो जाए, पता चले सब कुछ ही आपस में कट गया और एसी का फॉर्मूला भी इतना सा बचा, तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी भाई। एग्जामिनर इतना दिमाग तो थोड़ा बहुत एग्जामिनर भी रखता है ना कि एटॉमिक जैसे सवाल इस बार नहीं देगा। तो कई बार क्या लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और पता चलता है सॉल्व करते हैं वो तो सब कट पिट के और कुछ बचा ही नहीं, तो ऐसा भी तो एग्जामिनर कर सकता है ना। तो देखो एक बार एम ए जेड लिख लो, पूरा फॉर्मूला लिख लिया, लिख लोगे, लिख लो, उसको दे लो नंबर 1। फिर एम ए जेड प्लस 1 लिख लो, लिखो, जहां जहां जेड है वहां जेड प्लस 1 करना है, सेम टू सेम ही पूरा रहेगा। पूरा कर लिया, चैन सिंह का काम सही है, बेकिंग लगता है। हाँ ठीक है, दोनों को रख लो, दोनों इक्वेशन आ गई। दोनों के एक्चुअल ये मास अपने को दे रखे हैं क्वेश्चन में, इसमें से ये घटाओ, पहली इक्वेशन में से दूसरी या दूसरी में से पहली, कोई सी भी घटा लो। इसमें से ये घटाइए, ये घटा लो, तो क्या करोगे, एम ए जेड प्लस 1 माइनस एम ए जेड इज इक्वल टू, अब उधर से क्या बचेगा, उधर से आप लोग काटो पिटो और मैं बताती हूँ क्या बच रहा है। हाँ आराम से करो, आराम से आंसर मैच कर लेना, काटने पिटने के बाद ये बच रहा है। आराम से करो, 2 मिनट का टाइम लो। 2z AC a to the power -1/3। आराम से करो, करने से ये रहेगा कि भाई हाँ मैंने हाथ से करके देखा है। क्या आएगा, mh minus mn plus 2zac upon a की पावर 1/3। बिल्कुल सही, यही आ रहा है, ठीक है। अब mn पता है, mp पता है ना। AC का फॉर्मूला क्या था, हमने कांस्टेंट AC किसके बराबर रखा था, AC किसके बराबर था, 3ke² / 5r², यही था AC। r² नहीं, r ही था, r0, ठीक है, r ही था, यही था AC। तो अब लिख लो, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी दे रखी है, जेड की दे रखी है, AC का फॉर्मूला रख लिया, A का मान पता है, ये दोनों के मास दे रखे हैं, तो इस कांस्टेंट में जो वैल्यूज है वही हमें पता नहीं है। तो इसको ऐसे करो, एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इसको ऐसे कर लो, AC = निकाल लो, सब एक साइड ले लो और AC = निकाल लो, कितना आ रहा है, इसने निकाला है AC a to the power -1/3 ये, तो इसका ये बचा हुआ सारा उधर करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ रहा है करीब, अन्नू करेगी और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, मैच करवा देना, 0.03802/14 AMU ये आ रहा है। और इसको इसने एनर्जी में चेंज कर लिया, तो 931.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 931.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आ रहा है 0.2528 MeV। यहाँ तक कैलकुलेशन कर लो, फिर इस AC से हम R निकालते हैं, यहाँ तक कर लो, मैच कर लो। नीलम हो रहा है क्या, या बीच में अटक गई है, बीच में रह गई क्या,
देखो इस न्यूक्लियर वाले इस पोर्शन में एक दो क्वेश्चंस में कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करनी ही पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी का ऐसा एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, और दुआ करो कि एक दो ही आए, दिमाग में बैठ जाए एग्जामिनर के तो 4-5 आ गए तो फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है। आया क्या अनु? नीलम तुम पहुंच रही हो क्या? मनीष हाथ खड़े कर दिए क्या? करना तो पड़ेगा। हाथ खड़े मत करो भाई। वो एक आता है ना कि आगे आगे होंगे तो एक और ही बात दीजिए। क्या है? आगे आगे में आपसे भी आगे आगे वो एक ही भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी उस एक ही पावर 1/3। अच्छा a की पावर 1/3 की भी कर दी तुमने? उसकी मत करो ना, वो चाहिए इसलिए उसने अलग रखा है उसको, उसके बिना करो वापस, क्योंकि वो एसी में तो R0 है ना, एसी के अंदर कांस्टेंट के अंदर तो R0 है ना, उस R0 को R बनाने के लिए a की पावर 1/3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा। हौसले नहीं हारने हैं, लास्ट तक लड़ना है। क्या पता लास्ट में किया गया एक क्वेश्चन ही तुम्हारा सिलेक्शन करवा दे, इसलिए लास्ट तक जितना हो सके करो। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर वाले बोलते हैं ना कि तारीख इस बात से नहीं लिखी जाती कि कौन जीता और कौन हारा, तारीख इस बात से लिखी जाती है कि कौन कितना लड़ा। गब्बर सिंह ने पूरा ध्यान दे रखा है, इस बार उसका आंसर एकदम सबसे पहले आएगा। कुछ कर रहा है या सिर्फ कॉफी नीचे लेके बैठा है, हैं? मेरी तरह तो नहीं बैठा है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पेन चला रहा है कि नहीं चला रहा ये भी नहीं दिखता है। कॉपी ऐसी नीलम के पीछे सेट कर रखी है इसने कि खुद दिखता है, कॉपी नहीं दिखती है। एकदम बढ़िया सेटिंग कर रखी। नहीं आ रहा?